तो गाइस फाइनली आज हम बात करेंगे वायरल हिट के पार्ट 10 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था हॉबिन ने जीसू के मुंह पे कोहनिया और छाती पे सर ही सर देके उसको हरा दिया होता है। ये जीत हॉबिन की काफी ज्यादा बड़ी जीत होती है, जिससे हॉबिन की ऑडियंस भी खुश होती है और स्नैपर भी, क्योंकि जीसू को हराने का मतलब है अब जीसू का चैनल हॉबिन लोगों का हुआ और जीसू के चैनल पे पूरे 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। मतलब ये क्रिमिनल सच में काफी बड़ा यूट्यूबर था। हॉबिन जैसे ही जीसू को हराने के लिए स्नैपर को थम्स अप करता है, इतने में हॉबिन के मुंह पे पड़ता है एक खतरनाक सा मुक्का, जिससे वो नाक से खून छोड़ता हुआ दूर जाके गिरता है। ये मुक्का बजाया होता है जीसू के छोटे भाई योक्शु ने, जो कुछ देर पहले होंग मांगी को आर्म रेसलिंग में हरा के आ रहा है। स्नैपर ये देख के हैरान होता है और योक्शु गुस्से में पागल होता है अपने भाई की ऐसी हालत देख के। लेकिन इसके बाद हमें बताया जाता है सैम डैक बॉडी बिल्डर्स के बारे में क्या सोचता है। सैम डैक कहता है, दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं जो परफेक्शन की तलाश में खुद की बॉडी को तराशते हैं और अपनी मसल्स को तब तक बिल्ड करते हैं जब तक वो काफी बड़ी नहीं हो जाती। ऐसे ही लोगों को हम कहते हैं बॉडी बिल्डर्स। लेकिन काफी सारे लोगों के मन में सवाल होता है, क्या बॉडी बिल्डर्स फाइट में अच्छे होते हैं? तो जवाब है हाँ, वो अच्छे होते हैं। जैसे एक मार्शल आर्टिस्ट अपनी ट्रेनिंग में फोकस करता है, उसी तरीके से एक बॉडी बिल्डर अपनी मसल्स पे फोकस करता है। इसी वजह से कुछ लोगों के मन में सवाल होता है, क्या बॉडी बिल्डर्स की मसल्स उनकी फाइट में काम आती भी है या फिर वो सिर्फ दिखाने के लिए होती है? लेकिन जो लोग बॉडी बिल्डर्स के बारे में ऐसा बोलते हैं, उन्हें नहीं पता वो लोग क्या बोल रहे हैं। शायद उन्हें नहीं पता किसी भी फाइट में कोई हमला अपनी मसल से ही किया जाता है। लेकिन ऑफ कोर्स बॉडी बिल्डिंग एक मार्शल आर्ट नहीं है, लेकिन फिर भी एक बॉडी बिल्डर के पास सबसे जरूरी फायदा होता है एक फाइट में, और वो है बॉडी बिल्डर की मसल्स और वेट। दूसरी तरफ योक्शु अपनी कमाल की मसल्स के साथ हॉबिन की छाती में खतरनाक सा मुक्का मारता है, जिससे हॉबिन की आंखें सफेद पड़ने लगती है और योक्शु अब भी उसको बचाए जा रहा होता है। स्नैपर की देख के फटी पड़ी होती है, अचानक से ये क्या हो गया। साथ में हॉबिन की ऑडियंस भी हैरान होती है। लेकिन इतने में ही हॉबिन खुद को संभालते हुए एक टैकल अटैक मारता है योक्शु के ऊपर। लेकिन क्योंकि हॉबिन और योक्शु की वेट क्लास बिल्कुल अलग है, इस वजह से हॉबिन योक्शु को हिला तक भी नहीं पाता। सैम डैक बताता है इसी वजह से ऑर्गेनाइजेशन होती है जो मार्शल आर्ट्स की वो वेट क्लास में डिवाइड करती है लोगों को, क्योंकि अगर वेट क्लास में डिवाइड नहीं करा गया और कोई बंदा काफी सारी टेक्निक्स जानता भी है, लेकिन अगर गलत वेट क्लास में वो लड़ रहा है तो हो सकता है वो फिर भी ज्यादा पिटे वहाँ पे। बिल्कुल उसी तरीके से हॉबिन भी काफी सारी टेक्निक्स जानता है, लेकिन योक्शु उससे काफी अलग वेट क्लास का है। ऑडियंस को लगने लगता है जैसे हॉबिन इतनी मार खा के मर ही जाएगा। स्नैपर भी हॉबिन की मदद करने की एक्टिंग करता है, हल्का सा उसकी तरफ भागते हुए आके कहते हुए मैं तुम्हारी मदद करूंगा। लेकिन सवाल यह है फिर स्नैपर की मदद कौन करेगा? दूसरी तरफ योक्शु ने हॉबिन को उल्टा पकड़ के उठा दिया होता है और हॉबिन को सर के बल जमीन में पटकने वाला होता है और कहता है, जीसू तू चिंता मत कर, आज मैं इस साले की माँ बहने कर दूंगा। लेकिन जैसे ही योक्शु हॉबिन को पटकता है, ऑडियंस को बहुत ही स्पीड में कुछ चमकता हुआ यहाँ पे आता दिखाई देता है, और वो चमकती चीज कोई डिवाइन चीज नहीं बल्कि मांगी का टकला होता है। मांगी अचानक से आके हॉबिन को अपनी गोद में ले लेता है और उसकी विग हवा में उड़ रही होती है और खुद ही वापस से मांगी के सर पे ही आके गिरती है और मांगी हॉबिन को कहता है, हॉबिन तुम तो काफी ज्यादा हल्के हो, मुझे माफ करना, मुझे यहाँ आने में देरी हो गई, अब इस बंदे को मैं देखता हूँ। पर योक्शु गुस्से में मांगी को कहता है, लगता है तूने अब तक अपना सबक नहीं सीखा। लेकिन मांगी कहता है, मुझे तेरी चिंता हो रही है, क्योंकि भले ही मैं आर्म रेसलिंग में अच्छा नहीं हूँ, लेकिन जब ऐसे जमीन में लड़ने की बात आती है। इससे पहले मांगी पूरा बोल पाता, योक्शु मांगी की ठुड्डी में एक खतरनाक सा पंच बजा देता है और यूट्यूबर 244 जो अपने तोते के साथ ये स्ट्रीम देख रहा है कहता है, कमेंट्स में लोग सिसिलियम को ऐसे दिखा रहे हैं जैसे वो काफी ज्यादा बेहतर चीज है, क्योंकि सिसिलियम एक कोरियन रेसलिंग है। लेकिन क्या हम सच में सिसिलियम को रेसलिंग बोल सकते हैं? आखिर हम भला उसे रेसलिंग कैसे बोल सकते हैं जब तुम उससे अपने दुश्मनों को पकड़ ही नहीं सकते? अगर सिसिलियम वाले लोग कुछ पंच वगैरह मारते तो बात भी थी, लेकिन वो ऐसा भी नहीं करते। यूट्यूबर 244 की बातें बिल्कुल सच हो रही होती हैं। मांगी सिसिलियम इस्तेमाल करने के लिए योक्शु को पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन पकड़ नहीं पाता बल्कि मुक्के खाता है। दोबारा पकड़ने की कोशिश करता है, दोबारा मार खाता है। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है और मांगी की हालत मार खा खा के खराब हो चुकी होती है। वैसे भी उसका सिसिलियम काम ही नहीं आ रहा है, क्योंकि वो योक्शु को पकड़ ही नहीं पा रहा। मांगी को जमीन में गिरा के योक्शु कहता है, तूने कहा था तुझे मेरी चिंता हो रही है क्योंकि तू यहाँ पे मुझसे फाइट करेगा, लेकिन अफसोस तेरा यहाँ पे कुत्ता बनाना तो आर्म रेसलिंग करने से भी ज्यादा आसान है। इससे फर्क नहीं पड़ता तू रेसलिंग कर या फिर आर्म रेसलिंग, तो दोनों में ही बेकार है। इतने में मांगी खुद में बड़बड़ाने लगता है, तुम्हारे टोज आगे की तरफ होने चाहिए, अपने फिस्ट से अपने चेहरे की रक्षा करो, फिर अपने मुक्के को आगे की तरफ बहुत तेजी से मारो और फिर वापस खींच लो। योक्शु हैरान होता है, आखिर ये क्या बक रहा है। इतने में योक्शु के मुंह पे पड़ता है खतरनाक सा मुक्का, जिससे वो भी खून छोड़ देता है। अब इन लोगों यूट्यूबर 244 ये देख के हैरान होते हैं, आखिर अभी अभी इसने क्या करा। और हमें दिखाया जाता है मांगी इस वक्त खड़ा है
है बॉक्सिंग स्टांस में। लेकिन ये मोटा बॉक्सिंग कैसे इस्तेमाल कर पा रहा है ये जानने के लिए हम एक पास्ट का सीन देखते हैं, जहाँ पे वैंग गक, जिसका पहले एक यूट्यूब चैनल हुआ करता था वन पंच टीवी नाम का, और ये शोंगजुन के अंडर में काम करता था, ये अपने घर आता है और अपना कोट वगैरह टांगते हुए कहता है, मैंने भी नहीं सोचा था हम इस तरीके से टच में रहेंगे आपस में। अच्छा, तुम ये जानना चाहते हो मैं आजकल क्या कर रहा हूँ? दरअसल मैं एक प्रोडक्शन कंपनी में काम कर रहा हूँ, तो बता तू मुझसे क्या सीखना चाहता है? इसके बाद वैंग गक मांगी को बॉक्सिंग सिखाते हुए कहता है, और मैं आपको कहना चाहता हूँ जिसको बॉक्सिंग थोड़ी भी नहीं आती, ये सुन लो जो वैंग गक मांगी को बोल रहा है, ये बॉक्सिंग का बिल्कुल बेसिक है। वैंग गक कहता है, अपने मुक्के को ज्यादा कस के बंद मत करो, ऐसे सोचो जैसे तुमने अपने हाथ में अंडा पकड़ रखा है। उसके बाद अपने फिस्ट को अपनी नाक के पास लेके आओ ऊपर, तुम्हारे दोनों पैर तुम्हारे कंधे की दूरी में होने चाहिए और पैर के अंगूठे आगे की तरफ। इसके बाद जब तुम एक जैब अटैक मारोगे तो इमेजिन करना अपने मुक्के को झटके से आगे की तरफ छोड़ने का और उसे वापस से पीछे खींच लेने का, बिल्कुल इस तरीके से। ये बेसिक मांगी को सिखाने के बाद वैंग गक कहता है, लेकिन ये एक नॉर्मल जैब अटैक होने के बावजूद भी तुम्हारे दुश्मनों के लिए बहुत ही बेकार बात है, क्योंकि तुम एक सिसिलियन रेसलर हो और तुम्हारी हाइट 6 फुट 9 इंच और वेट है 333 पाउंड, और अगर इस शरीर के साथ तुम बॉक्सिंग करोगे तुम्हें नहीं लगता ये तुम्हारे दुश्मन के साथ अन्याय होगा? मांगी ने प्रेजेंट मोमेंट में ये अन्याय शुरू कर दिया होता है और लगातार यॉक्शु के मुंह पे जैब अटैक मारे जा रहा होता है। वो हर मुक्के के साथ बार बार 1 बोले जा रहा होता है और यॉक्शु के 20-30 मुक्के मारने के बाद 2 कह के एक और खतरनाक सा पंच मार के यॉक्शु को हरा देता है और कहता है, मैं बहुत एक्साइटेड था कि मुझे कोई मेरी वेट क्लास का दुश्मन मिले जिसके साथ मैं ये ट्राई कर पाऊं, लेकिन एज एक्सपेक्टेड तुम ज्यादा देर तक नहीं टिक पाए, क्योंकि तेरी मसल सिर्फ दिखाने के लिए है, वो किसी काम की नहीं। इसी के साथ लॉन्डो ने कमेंट्स में होंग मांगी का नाम स्पैम कर दिया होता है। अब जहाँ सिर्फ जीसू जमीन में पड़ा था उसके बगल में अब यॉक्शु भी होता है। स्नैपर और हॉबिन खुशी के मारे मांगी के ऊपर लटक जाते हैं और ऑडियंस को यकीन नहीं होता कि मांगी ने बॉक्सिंग करके उसको हरा दिया। स्नैपर और हॉबिन मांगी से पूछते हैं, आखिर तुमने ये बॉक्सिंग सीखी कहाँ से? और हम पास्ट के सीन में देखते हैं वैंग गक मांगी से पूछता है, आखिर तुम बॉक्सिंग सीखना क्यों चाहते हो? मांगी बताता है, मुझे अपनी नाक की रक्षा करनी है इसलिए मैं बॉक्सिंग सीखना चाहता हूँ। ये सुन के वैंग गक को याद आता है कि मांगी की नाक पहले इसने ही तोड़ी थी, शायद इसलिए ही मांगी अपनी नाक की रक्षा करना चाहता है। वैंग गक अफसोस के साथ कहता है, अरे यार मुझे माफ कर दो, मुझे पता नहीं था मेरी वजह से तुम्हें अपनी नाक की सर्जरी करवानी पड़ी, मुझे तो समझ भी नहीं आ रहा इस चीज के लिए तुमसे माफी कैसे मांगू। लेकिन मांगी कहता है, कोई बात नहीं, क्योंकि मैं अपनी नाक की सर्जरी करवा रहा हूँ इसलिए मैं अपनी नाक को और ज्यादा बेहतर बनवा दूंगा। गंगनम में एक प्लास्टिक सर्जन है जो मेरी नाक को और मस्त बना देगा, और अगर मेरी नाक अच्छी होगी तो मेरी गर्लफ्रेंड भी बन जाएगी। शायद मांगी की इसी सोच की वजह से उसकी कभी गर्लफ्रेंड नहीं बनी। खैर प्रेजेंट मोमेंट में हॉबिन और स्नैपर मांगी के अगल बगल नाच रहे होते हैं खुशी में, क्योंकि अब रफ एंड रेडी वाला चैनल उनका हो जाएगा और मांगी को भी कहते हैं तुम भी नाचो। लेकिन मांगी तो ये सोच के भावुक हो रहा होता है कि उसने प्लास्टिक सर्जरी करवा के अपनी नाक को और ज्यादा बेहतर बनाया है और बार बार लोगों को अपनी नाक जानबूझ के दिखाने की कोशिश करी, लेकिन फिर भी किसी ने इसको ध्यान से देखा ही नहीं, इसीलिए मांगी रोने लगता है। हॉबिन और स्नैपर को लगता है जीत की खुशी में ये इतना ज्यादा खुश है कि आंसू ही आगे इसके। लेकिन वैंग गक की पगली बहन ये स्ट्रीम देखते हुए कहती है, गधे कहीं के, नाक की जगह अपने हेयर ट्रांसप्लांट ही करवा लेता कम से कम। लेकिन इसी के साथ ये रफ एंड रेडी वाले चैनल का मामला यहीं पे निपट जाता है और हॉबिन लोगों के सब्सक्राइबर्स अब 5 लाख से 7 लाख हो चुके हैं। इसके अगले दिन के सीन में हम देखते हैं हॉबिन अपने ऑफिस में नहा रहा होता है बाथरूम में और नंगा अपने मन में कहता है, हमने रफ एंड रेडी वाले बंदों को हरा दिया है जिससे हमें अधिकार मिला उनके चैनल को मैनेज करने का, लेकिन शुरू में वो अपना चैनल हमें दे नहीं रहे थे, लेकिन उनके सब्सक्राइबर्स ने इस बात के लिए उन्हें बहुत ज्यादा भला बुरा बोला, इसलिए एंड में उन्होंने अपना चैनल हमें दे दिया। लेकिन जो भी हो, अगर मैं इसी तरीके से जीतता रहा तो अपनी मदर वाला कॉन्ट्रैक्ट भी शोंगजुन से ले पाऊंगा। अब बस मुझे शोंगजुन और वो 244 नाम वाले बंदे को हराना है। लेकिन साला वो 244 है कौन, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता। इतने में ही रूमी बाहर से दरवाजा खटखटा के कहती है, हाँ बिन जल्दी करो, मुझे भी नहाना है। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, गर्ल्स फ्लोर में भी तो बाथरूम है, वहाँ पे जाके नहाओ ना। लेकिन वहाँ पे तो अभी ग्योल नहा रही है। अगर ऐसी बात है तो घर जाके नहाओ। नहीं, घर में मेरे पानी का बिल आजकल बहुत ज्यादा आने लगा है। तुम्हें अपने घर के पानी के बिल की चिंता है लेकिन यहाँ के बिल की चिंता नहीं। अगर तुम्हें यहाँ के पानी के बिल की इतनी चिंता है तो तुम ये चाहते हो कि हम दोनों साथ में नहाएं। ये सुन के हॉबिन हैरान होता है और कहता है, तुम ये क्या बोल रही हो? लेकिन रूमी ने अपने कपड़े निकालना बाहर ही शुरू कर दिया होता है और कहती है, साथ में नहाने में क्या दिक्कत है, हम दोनों दोस्त हैं। वैसे भी लगता है तुम्हें यहाँ के पानी के बिल की बहुत ज्यादा चिंता है। हॉबिन अंदर से घबरा सा जाता है, शायद मजे में भी होगा, इसलिए अपने मन में कहता है, क्या वो सच बोल रही है?
कि हम साथ में नहा सकते हैं क्योंकि हम दोस्त हैं? मुझे नहीं पता था हम इतने ज्यादा क्लोज हैं कि आजकल साथ काम करने वाले इसी तरीके से साथ रहते हैं। अगर ऐसी बात है तो मुझे लगता है मुझे भी इन रूल्स को फॉलो करना चाहिए। हॉबिन रूमी को कहता है, रूमी क्या तुम सीरियस हो? और नहीं तो क्या, तुम्हें लगता है मैं मजाक कर रही हूँ? और ये मुझे बाहर से आवाज कैसी आ रही है? मैं अपने कपड़े उतार रही हूँ, ये उसकी आवाज है। क्या तुम आमतौर पे ऐसे ही अपने दोस्तों के साथ नहाती हो? नहीं, तुम वो पहले दोस्त होंगे जिसके साथ मैं ऐसे नहाऊंगी। नंगा सीरियस होकर खुद से कहता है। मुझे नहीं पता रूमी अभी क्या सोच रही है, लेकिन किसको परवाह वो क्या सोच रही, क्योंकि अगर मैंने अभी साथ नहाने के लिए मना कर दिया तो मुझसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा। इसलिए हॉबिन हल्का सा दरवाजा खोल के रूमी को कहता है, रूमी तो तुम्हें पता है 1000 साल पहले गोरियो डायनेस्टी में लड़का और लड़की साथ में नहाया करते थे। मतलब हॉबिन का मूड बन चुका है, लेकिन इतने में ही देखता है रूमी तो उसके साथ प्रैंक कर रही थी और कहती है, तो मैंने सक्सेसफुली अपने बॉस के साथ प्रैंक कर दिया है। इसका मतलब मेरी आज की प्रैंक वीडियो पूरी हो गई। क्या तुम्हारा मेरे साथ नहाने का इतना ज्यादा मन था? लेकिन माफ करना हॉबिन, अब गोरियो डायनेस्टी वाला टाइम नहीं रहा। कमेंट्स में हॉबिन की ठरक देख के लोग बोल रहे होते हैं, अगर ये मुझे ऑफलाइन कहीं मिल गया तो बहुत मारूंगा साले को। कुछ बोल रहे होते हैं इस हरामजादे को नर्क में जाना चाहिए। हॉबिन शर्मिंदा होकर तेज आवाज में रूमी को कहता है, सबको बोलो मुझे फर्स्ट फ्लोर में आके मिले। और जब ये सब वहाँ पे मिलते हैं तो इससे हॉबिन से पूछते हैं, तुमने यहाँ पे ये मीटिंग क्यों बुलाई? हॉबिन कहता है, मैंने अपना मन बना लिया है। साइड से आवाज आती है, किस चीज के लिए मन बना लिया है? लड़का और लड़की साथ में नहाएंगे इस चीज का? हॉबिन सीरियस होके कहता है, नहीं, मैं अभी रफ एंड रेडी चैनल की बात कर रहा हूँ। ये चैनल का नाम सुनते ही स्नैपर कहता है, वो चैनल हमारे पास है तो तुम वो मुझे दे दो, मैं उस चैनल पे और ज्यादा वीडियोस डाल के उसको और ज्यादा फेमस कर दूंगा। ग्याल कहती है, नहीं, तुम वो मुझे दे दो। कमेंट में कुछ लोग बोल रहे होते हैं, तुम वो टेहुन को क्यों नहीं दे देते, या फिर उस चैनल को बेच दो, उससे तुम्हें बहुत ज्यादा पैसे मिलेंगे। लेकिन हॉबिन खड़ा होकर कहता है, मैंने फैसला कर लिया है, मैं उसे डिलीट मार दूंगा। ऑफ कोर्स ये बहुत ज्यादा अच्छा होगा अगर मैं उसको यूज करूं और बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाऊं, बहुत पैसे कमाऊं उससे। लेकिन रफ एंड रेडी चैनल ने जिस लड़की के साथ वो घिनौना काम करा था, मुझे उसके बारे में भी सोचना है। वो बेचारी आज भी अगर रफ एंड रेडी चैनल को देखती होगी तो डर जाती होगी अंदर से, इसलिए मैं ऐसे गंदे अपराधी के चैनल को इस्तेमाल नहीं करना चाहता। ये कहते हुए हॉबिन इस चैनल को डिलीट करता है और यहाँ से जाते हुए कहता है, मुझे माफ करना दोस्तों, मैंने वो चैनल तुम में से किसी को नहीं दिया। ये देख के तो हॉबिन की ऑडियंस काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है, क्योंकि हॉबिन एक ऐसा बंदा है जिसे पैसे बहुत ज्यादा प्यारे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उसने साथ यहाँ पे सही का दिया, उसने इंसाफ करा। हॉबिन की इस बात की चर्चा पूरे इंटरनेट में फैल रही होती है, लेकिन अभी वो खुद वॉशरूम में होता है और बाहर से स्नैपर उसे कहता है, हॉबिन मुझे लगता है आज मैंने तुम्हारी एक और साइड देखी है। मैंने सच में नहीं सोचा था तुम उसे डिलीट मार दोगे। हमारे सब्सक्राइबर भी तुम्हारे इस फैसले को देख के काफी ज्यादा इम्प्रेस है। हमारी ये चीज ऑनलाइन में ट्रेंड कर रही है। सच बताओ, मुझे लगता है तुमने बिल्कुल सही करा। लेकिन गलती से ये दरवाजा खोल के देख लेता है और देखता है हॉबिन बैठ के रो रहा है अंदर, वो भी मुंह पे टिश्यू पेपर दबा के, ताकि इसकी चिल्लाने और रोने की आवाज बाहर सुनाई न दे। ये देख के स्नैपर कहता है, अबे साले चोमू, अगर तू कूल बनने की एक्टिंग कर रहा था तो एंड तक करता ना। और हॉबिन रोते रोते अपने मन में यही बोल रहा होता है, मैंने वो चैनल डिलीट क्यों मारा। इसके अगले सीन में हम देखते हैं ग्याल अपने काम में और ज्यादा बिजी हो जाती है, क्योंकि इनकी कंपनी बड़ी हो चुकी है और ज्यादा। इतने में ही ग्याल के बगल का साइड का टेलीफोन बजता है। ग्याल उठा के कहती है, हेलो, मैं ग्याल बात कर रही हूँ, हॉबिन यू कंपनी की मालकिन। लेकिन दूसरी तरफ से एक लड़की ग्याल को बस शुक्रिया कहती है और फोन रख देती है। ग्याल को समझ नहीं आता आखिर वो थी कौन और उसने शुक्रिया कह के कॉल क्यों रख दी। लेकिन इसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है वो होती है जीसू की विक्टिम, जो फाइनली रफ एंड रेडी चैनल के डिलीट होने के बाद अब अपने अंदर हिम्मत पैदा करके दोबारा से जुजुत्सु की ट्रेनिंग करने का फैसला लेती है और अपने मन में कहती है, शुक्रिया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया वायरल हिट। इसके अगले सीन में हम देखते हैं यूट्यूबर 244 को, जो कॉल पे शोंगजुन को कहता है, उन लोगों ने फाइटिंग बढ़ती उस चैनल को टारगेट बनाया, वन पंच टीवी को टारगेट बनाया और अब रफ एंड रेडी को भी। आखिर बात इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई शोंगजुन? शोंगजुन अपनी कार में होता है और कहता है, मैं भी यही बात सोच रहा हूँ। तुम्हारी आवाज सुन के लगता है तुम काफी ज्यादा परेशान हो, लगता है तुम इसकी बहुत चिंता कर रहे हो। तो बताओ अब हम क्या करें? क्या अगला नंबर मेरा होने वाला है? लेकिन क्या तुम्हें टारगेट करना हॉबिन के लिए पॉसिबल भी है? अगर वो तुमसे उलझेगा तो उसे बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ेगा। पर 244 गुस्से में कहता है, शियांगजुन, लगता है इस चीज से तो कुछ ज्यादा ही परेशान हो रहा है। तू आमतौर पर अपने शब्दों का ध्यान रखता है, लेकिन आज नहीं रखा। यानी कि शोंगजुन ने जो कहा था ना, अगर उसका सामना तुमसे होता है तो उसे बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ेगा। शायद ये बात इसे अच्छी नहीं लगी। शोंगजुन भी अपने गुस्से को दबाते हुए थोड़ा प्यार से कहता है, वो शायद मैं अपनी भावनाओं में बह गया हूँगा। 244 कहता है, अगर उसने मुझे टारगेट करा तो तेरा भी बहुत कुछ जाएगा। शोंगजुन कहता है, वैसे मैंने तुमसे जिसके बारे में बात करी थी उस पर क्या अपडेट है? 244 कहता है, चिंता मत करो, मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ।
244 के ये कहते ही हम देखते हैं रूमी को उसके घर पे फोन पे एक मैसेज आता है जो कि एक स्पॉन्सरशिप होती है उसके चैनल के लिए, जो इसको काफी अच्छा पैसा दे रहे होते हैं अपने एड पे मॉडल बनने के लिए। लेकिन मुझे डाउट हो रहा है ये स्पॉन्सरशिप कहीं फेक तो नहीं। दूसरी तरफ योक्सु और जीसू 244 के पीछे आ चुके होते हैं और 244 कहता है, लगता है आजकल खुद की ऐसी तैसी करवा के यहाँ आना कोई रिवाज बन चुका है। लेकिन मैं बता दूं, श्योंगजुन यहाँ नहीं है, शायद उसे पता था तुम लोग यहाँ आने वाले हो इसलिए वो यहाँ से चला गया। जीसू कहता है, कोई बात नहीं, हमें तुझसे भी कुछ बात करनी है। 244 कहता है, क्या मुझसे बात करनी है? जीसू कहता है, हमें भी अपने साथ मिला लो। जो तुम अलग से कोई काला धंधा करते हो जिससे तुम बहुत सारा पैसा कमाते हो, जिसमें खुद श्योंगजुन भी शामिल होना चाहता है, हम भी उस चीज में तुम्हारे साथ शामिल होना चाहते हैं। और तुम तो जानते ही हो हम लोग भरोसेमंद इंसान हैं, हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं उस काम में। मतलब 244 अलग से कुछ तो खिचड़ी पकाता है, लेकिन जीसू की बात सुनने के बाद उसके सर पे हाथ रख के कहता है, कम ऑन, आखिर मैं एक अपराधी के ऊपर यकीन कैसे कर सकता हूँ? जीसू भी गुस्से में कहता है, इस हरामजादे को अच्छी तरीके से पता है मुझे गुस्सा कैसे दिलाना है। बात तो ऐसे कर रहा है जैसे खुद इसने कुछ नहीं करा। तू खुद भी तो एक क्रिमिनल है। हरामजादे, मुझे अच्छी तरीके से पता है तू सिर्फ यूट्यूब से ही पैसे नहीं कमाता, बल्कि वहाँ तो तू ध्यान भी नहीं देता। तेरा मेन इनकम सोर्स तो कुछ और है। देखा जाए तो तू तो मुझसे भी बुरा इंसान है। 244 कहता है, तेरी तो बेटा फील्डिंग सेट हो गई, क्योंकि तुझे पता है मैं यूट्यूब के अलावा क्या दूसरा धंधा करता हूँ, इसलिए अब मुझे तुझे जान से मारना होगा। और 244 अपने मन में कहता है, आज के दिन लोग मेरा बहुत ज्यादा दिमाग खराब कर रहे हैं, यहाँ तक कि वो श्योंगजुन भी। जीसू कहता है, फालतू की बकवास मत कर, क्योंकि अगर मैंने अपना मुंह खोल दिया सबके सामने तो तेरी वाट लग जाएगी। एक तरीके से जीसू 244 को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए 244 जीसू के सर पे कांच का गिलास फोड़ देता है और आधे खूनी गिलास के साथ कहता है, अबे साले, क्या तू मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है? इतने में योक्सु गुस्से में पीछे से एक पंच मारता है, पर 244 बस अपना सर पीछे करके योक्सु का मुंह फोड़ देता है और कहता है, तुम्हें मुझे ब्लैकमेल नहीं करना चाहिए था, और योक्सु की गर्दन पकड़ के उसको जमीन में पटक देता है। इतने में जीसू 244 के पीछे उसको एक टैकल अटैक मारता है, उसे गालियां देता हुआ। पर 244 बहुत ज्यादा रिलैक्स्ड होता है और कहता है, जीसू, क्या तू अपनी आखिरी फाइट से कुछ भी नहीं सीखा? तू हमेशा असली फाइट में सिर्फ जुजुत्सु पे ही निर्भर नहीं रह सकता। 244 ने जीसू की ताकत को उसके ऊपर लटकने के लिए इस्तेमाल कर दिया होता है अभी। जीसू अपने मन में कहता है, ये इतनी आसानी से मेरे टैकल अटैक से बच गया, आखिर ये इतना ज्यादा ताकतवर कैसे है? लेकिन इसके बाद 244 जीसू को घसीटता हुआ ले जाता है और खुद चेयर में बैठ के जीसू का सर टेबल में पटक के उसे वहीं दबा देता है और कहता है, मैं क्या करता हूँ और किस तरीके का इंसान हूँ, तू इस बारे में कुछ नहीं जानता, क्योंकि अगर तू मेरे बारे में कुछ भी जानता तो तेरे पिछवाड़े में इतना दम न होता कि मेरे सामने फालतू बोल दे। इसके बाद 244 लगातार 6-7 गिलास और फोड़ देता है जीसू के मुंह पे। ये सब कुछ सीसीटीवी में श्योंगजुन भी देख रहा है, इसलिए 244 कहता है, क्या मैंने कुछ ज्यादा कर दिया? तुम इस कबाड़े को यहाँ से बाहर निकाल देना श्योंगजुन। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं रूमी को, जो एक स्पॉन्सरशिप की वजह से एक एड शूट करने आई होती है। रूमी का फोटो शूट चल रहा होता है, सब उसकी तारीफ कर रहे होते हैं, रूमी उनको थैंक्स कहती है और यहाँ का स्टाफ यहाँ पे काम करने वाले छोटू से जल्दी से चाय कॉफी मंगाते हैं। छोटू भागता हुआ चाय कॉफी लेके आता है और कहता है, मुझे माफ कर दो, मुझे लेट हो गई। लेकिन छोटू को अभी इस चीज के लिए भी डांट पड़ती है कि तूने काम में ये शर्ट क्यों पहन रखी है। लेकिन जैसे ही रूमी छोटू को देखती है तो उसका हाथ पकड़ के खींच देती है, जिससे सारी कॉफी जमीन में गिर जाती है। दरअसल ये छोटू और कोई नहीं बल्कि होता है वैंगक, और मैं इसे छोटू इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अपने स्टाफ का ये सबसे छोटा मेंबर है और शायद रूमी की वजह से अब गालियां खाने वाला है कॉफी गिराने के लिए। वैंगक रूमी को देख के हैरान होता है, रूमी वैंगक को देख के खुश होती है, और अगर वैंगक ने गालियां खाई भी होंगी तो वह हमें दिखाया नहीं जाता। हम डायरेक्ट देखते हैं वो सीन जहाँ पे वैंगक और रूमी साथ में बैठ के बातें कर रहे होते हैं। वैंगक रूमी को बताता है अपने यूट्यूब चैनल के बाद से वो यहाँ काम करने लगा है। रूमी बताती है वो यहाँ पे स्पॉन्सरशिप की वजह से आई है। वैंगक बताता है वो यहाँ पे जॉब इसलिए करना चाहता था क्योंकि उसे फोटोज क्लिक करने का शौक है, लेकिन उसे फोटोज क्लिक करने का कोई मौका ही नहीं मिला अब तक। बट क्योंकि रूमी के साथ हॉबिन नहीं है, इसलिए वैंगक थोड़ा हैरान होता है और उससे पूछता है तुम्हारे साथ हॉबिन क्यों नहीं है। रूमी जवाब देती है, मुझे यहाँ पे हॉबिन की जरूरत नहीं है। लेकिन ये तो रूमी एक ऐसी जगह है ना जहाँ पे तुम्हें उसके साथ आना चाहिए था। लेकिन क्यों, मुझे उसके साथ क्यों आना चाहिए था? क्योंकि तुम दोनों आपस में डेट कर रहे हो इसलिए। आखिर साला तुमने ये कैसे सोच लिया? ऐसा कुछ नहीं है। अरे वो ऐसा लगता है जैसे हॉबिन तुम्हें पसंद करता है इसलिए बोला मैंने, और शायद तुम्हें भी ये बात पता होगी इसलिए मैंने बोला कि बेवकूफ कहीं कि तुम्हें कुछ नहीं पता, इसलिए ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो। ये बात बिल्कुल भी सच नहीं है। क्या मैं कुछ ज्यादा ही कुछ गलत बोल गया?
या फिर ऐसा भी हो सकता है कि तुम उसे पसंद करते हो और वो तुम्हें नहीं करता होगा। बट रूमी अपने मन में बोलती है, हॉबिन ने आज तक मेरे लिए जो कुछ भी करा है उससे ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मैं उसे पसंद ना करूं। लेकिन मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकती क्योंकि वो तो भूमि को पसंद करता है। लेकिन मन से बाहर वेंगक को एक स्माइल के साथ कहती है, आखिर भला मैं हॉबिन को पसंद क्यों करूंगी? मुझे तो कोई ऐसा पसंद आएगा जो बहुत ज्यादा जवान हो और उसके पास अपनी एक बिल्डिंग हो। लेकिन क्योंकि पहले वेंगक की बहन की वजह से रूमी ने काफी कुछ झेला है, वेंगक अचानक से उस बात के लिए इससे माफी मांगने लगता है। रूमी वेंगक के पिछवाड़े में एक थप्पड़ मार के कहती है, तो उस बात को अब क्यों लेके आ रहा है? कोई बात नहीं, लेकिन तुझे फिर भी बुरा लग रहा है तो हम साथ में बैठ के खाना खा सकते हैं और खाना तेरी तरफ से होगा। इतने में वेंगक को उसके स्टूडियो वाले दूर से आवाज मारते हैं, साले कहाँ गया, जल्दी काम पे आ। रूमी वेंगक के कैमरे से अपनी एक फोटो खींचती है और कहती है, ये कैमरा तो लेके जा। वेंगक हैरान होता है कि इसने अभी अभी अपनी फोटो क्यों खींची मेरे कैमरे से। रूमी जवाब देती है, तुम यहाँ पे सबसे छोटे हो, यहाँ काम करना आसान नहीं होगा है ना? तुमने कहा था तुम आज तक किसी भी मॉडल की फोटो नहीं खींच पाए हो, इसलिए ये तोहफा तुम्हारे लिए मेरी तरफ से है। लेकिन इस चीज से कोई गलतफहमी मत पाल लेना और मेरे प्यार में डूब मत जाना। इतने में रूमी का फोटोग्राफर यहाँ पे आता है और कहता है, चलो शूट को कंटिन्यू करते हैं। लेकिन इतने में ही इस पूरी जगह का मालिक यहाँ पे आ जाता है और कहता है, लगता है आज तो मुझे ब्रेक टाइम में मिल गए। फोटोग्राफर देख के हैरान होता है कि इस बिल्डिंग का मालिक यहाँ पे क्या कर रहा है। बट ये बिल्डिंग का मालिक यहाँ पे सबके लिए कॉफी लेके आ रखा होता है और कहता है, मुझे माफ करना, मैं आप लोगों के शूट को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आप सबके लिए कॉफी लेके आया हूँ, क्या आप इसलिए मुझे माफ कर दोगे? फोटोग्राफर कहता है, आपका शुक्रिया, हमारी कॉफी पहले ही गिर चुकी थी और आप कॉफी लेके आ गई, ये तो और अच्छी बात हो गई। ये बंदा रूमी और वेंगक को देख के कहता है, आखिर ये कौन है? फोटोग्राफर इनका इंट्रोडक्शन करवाता है और कहता है, रूमी यहाँ पे फोटो शूट करवाने आ रही है और ये दूसरा बंदा यहाँ पे काम करता है। लौंडा रूमी को कॉफी पकड़ा के कहता है, तुमसे मिलके अच्छा लगा, मैं यहाँ पे आता रहता हूँ क्योंकि मुझे लोगों को काम करते देखना अच्छा लगता है। ये कॉफी देख के रूमी काफी खुश हो जाती है क्योंकि ये काफी फेमस है, इंस्टाग्राम में इस कॉफी का काफी ज्यादा नाम है। इसी तरीके से दोनों आपस में बातें करना स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कि इनको कॉफी पीना बहुत पसंद है। और हम देखते हैं बेचारा वेंगक भी कॉफी लेके आया था रूमी के लिए, लेकिन उसको देने का मौका ही नहीं मिला। कहीं ना कहीं वेंगक को देख के ऐसा लग रहा है उसे रूमी पसंद आने लगी है। लेकिन शुरुआत में तो वेंगक रूमी को अपनी बहन की वजह से मारने वाला था। इसके बाद रूमी अपने ऑफिस में जाके ग्योल को बताती है, वहाँ का जो मालिक है उसने मुझे अपना कार्ड दिया है। पर ग्योल रूमी को साफ बोल देती है, ये एक चाल है, थोड़ा बच के रहियो। रूमी कहती है, तुझे कैसे पता ये किसी तरीके की चाल है? हमें तो जब बीच में लड़के छेड़ रहे थे तुझे तब भी समझ नहीं आया था, तो तुझे कैसे पता चल सकता है किसी चाल के बारे में? ग्योल कहती है, तो खुद सोच, एक बिजनेसमैन एक स्कूल की लड़की को अपना कार्ड क्यों देगा? और भाई लोग, ये जो बंदा है जिसने ग्योल को अपना कार्ड दिया है, इसके रिलेटेड आप सबके लिए एक छोटा सा क्वेस्ट है, इसको पहचानो, आखिर ये कौन है? आपके पास इस वीडियो के खत्म होने तक का वक्त है, लेकिन जिसने वायरल हिट आगे पहले से पड़ी है वो मत बताना। खैर, रूमी और ग्योल जब बात कर रहे होते हैं, अचानक से वहाँ पे हॉबिन और स्नैपर आते हैं और कहते हैं, क्या हुआ रूमी, क्या तुम्हारी शादी होने वाली है? रूमी कहती है, गधे ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं जिस स्टूडियो में गई थी वहाँ बिल्डिंग का जो मालिक है उसने मुझे अपना कार्ड दिया है। ग्योल अब भी हैरान हो रही होती है, एक बिजनेसमैन वहाँ का मालिक एक स्कूल की लड़की को कार्ड देगा ही क्यों? रूमी कहती है, चिंता मत करो, कुछ गड़बड़ होती तो मुझे पता चल जाता, कोई गड़बड़ नहीं, और वैसे भी मुझे अपने से बड़े लोगों में कोई इंटरेस्ट नहीं। रूमी हॉबिन से पूछती है, तुम्हारा इस बारे में क्या कहना है? हॉबिन नाक पे उंगली करते हुए कहता है, अरे मजे करो तुम। रूमी सोच रही थी कि हॉबिन भी बोलेगा कि वो इंसान ठीक नहीं, उसके पास मत जाइयो, लेकिन हॉबिन तो बोल रहा है, एज इज जस्ट अ नंबर। इसलिए रूमी हॉबिन के मुंह पे संतरे जैसा एक फल फेंक के मार देती है, जो कि परफेक्टली हॉबिन की नाक पे पड़ के खून निकाल देता है। इसके अगले सीन में रूमी अकेले बैठ के वो विजिटिंग कार्ड देख रही होती है जो उस बंदे ने दिया था और कहा था, मुझे अच्छा लगेगा अगर हम दोनों कभी साथ में रनिंग करने जाएंगे। क्योंकि हॉबिन को इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसलिए रूमी अपने मन में सोचती है क्या उसे सच में जाना चाहिए। इसके अगले सीन में हम उसी बंदे को देखते हैं जो नहा रहा होता है और नहाने के बाद अपने बाल ड्राई करते हुए खुद से कहता है, या मैंने आज कुछ ज्यादा ही बात कर ली, मेरा गला दर्द हो रहा है, सच में यकीन नहीं होता, ये बहुत बेकार है, मेरे लुक्स बस मेरी स्किन है जो मेरी हड्डी के ऊपर फैली हुई है, लेकिन कभी कभी लोग इसी सेम स्किन को देख के मेरे लिए पागल हो जाते हैं और कभी कभी मुझे नीची नजरों से देखते हैं, लेकिन ये सच में काफी दिलचस्प बात है, मैंने सोचा नहीं था वो मुझे ऐसे मिलेगी। इसके बाद ये अपना हेयर स्टाइल चेंज करके अपने फेस पे कुछ लिखता है और इसके अगले सीन में रिवील होता है यही है यूट्यूबर 244। उम्मीद करता हूँ जिसने मानवा आगे नहीं पड़ी थी वो पहचान गया होगा कि ये कौन था, और अगर आप पहचान गए थे तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने मास्टरी ऑफ एनालाइजिंग अनलॉक कर ली है। इसके अगले सीन में हम देखते हैं 244 को जो स्टूडियो वापस आ चुका होता है अपने, इसने हाथ में भी एक कुत्ता पकड़ रखा होता है और अपने साथ के बंदों को कहता है, हाय एवरीवन, लगता है मैंने तुम्हें तुम्हारे लंच टाइम में डिस्टर्ब कर दिया,
यहाँ पे स्टूडियो के वो 3 बंदे बैठ के लंच कर रहे होते हैं जो नॉर्मली काफी ज्यादा शरीफ लगते हैं, लेकिन क्योंकि अभी इन्होंने शर्ट निकाल रखी है इसलिए साफ पता चल रहा है ये लोग गैंगस्टर्स हैं। यानी कि 244 इन सब के साथ मिलके कुछ तो काला धंधा करता है जिसमें वो रूमी को भी फंसाने की सोच रहा है। खैर अपने बॉस को देख के छपरी बदमाश उठते हैं, कपड़े पहनते हैं और अपने बॉस को पूछते हैं कि आपने कुछ खाया और आपके हाथ में ये क्या है। 244 बताता है ये कुत्ता मुझे एक शेल्टर में मिला। छपरी फोटोग्राफर कहता है आप तो एक एनिमल लवर हो, मुझे खुशी हुई आप यहाँ आए। क्या आप देखना चाहोगे हमने क्या क्या फिल्में बनाई है। ये मोटर 244 को कुछ फाइल्स दिखा रहा होता है जिनके ऊपर किसी लड़की के नाम लिखे होते हैं अलग अलग, और इससे मुझे शक हो रहा है शायद से लड़कियों को गलत तरीके से फंसा के उनकी गलत वीडियोस बनाते हैं। क्योंकि 244 मोटे को कहता है नहीं मुझे ये देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक बार हम इन जानवरों की पेलम पाली देख लें तो वो सब कुछ एक जैसी होती है। मुझे समझ नहीं आता ऐसी वीडियोस के पीछे लोग पागल क्यों होते हैं। तो अगली वीडियो का क्या हुआ। मोटा कहता है हमने कुछ कपल कैंडिडेट्स को चुना है इसके लिए, लेकिन दिक्कत यह है कि वो दिखने में इतने अच्छे नहीं है। इसलिए 244 खुद से कहता है रूमी कैसी रहेगी इस चीज के लिए। मोटा कहता है लेकिन वो तो बहुत छोटी है ना। 244 जो इंसानों को भी जानवर कहता है, मोटे का जवाब देता है जानवर जानवर ही होते हैं अगर वो जवान भी हो, है ना। मोटा रूमी की बात से एग्री करता है और कहता है अब मुझे समझ आया आप रूमी से इतने अच्छे से बात क्यों कर रहे थे। आप ऐसा इसलिए कर रहे थे क्योंकि आप अगली वीडियो का स्टार उस लड़की को बनाना चाहते हो। सुनने में कितना अच्छा लग रहा है ना, ये रूमी को स्टार बनाना चाह रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से कुछ गलत तरीके का स्टार बनाना चाह रहे हैं। हर स्टार अच्छे नहीं होते। 244 मोटे को जवाब देता है तुझे लगता है मैं उसे अपनी वीडियो का स्टार बनाने के लिए इतना ज्यादा बेचैन हूँ। लॉन्ग शॉक रूमी से मेरे अच्छे से रहने की वजह ये है जो मैं इस कुत्ते से इतनी अच्छे से रह रहा हूँ वही सेम। मेरे लिए दोनों जानवर हैं, शायद से एक दिखने में अच्छा होगा और एक नहीं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कैफे का सीन। कैफे के सारे लड़के अभी एक लड़की को घूर घूर के देख रहे होते हैं क्योंकि वो काफी ज्यादा हॉट लग रही होती है, और वो और कोई नहीं बल्कि होती है बोमी, जो हॉबिन और खुद के लिए एक मिल्क शेक पीने के लिए लेके आती है और कहती है आज मौसम काफी ज्यादा अच्छा है ना हॉबिन, हम काफी समय बाद मिल रहे हैं। ये कैफे इंस्टाग्राम में काफी ज्यादा फेमस है। हॉबिन भी इस बात से एग्री कर रहा होता है। बोमी के चेहरे में एक स्माइल होती है लेकिन मन में वो बोल रही होती है शायद से मैं इससे काफी समय बाद मिल रही हूँ इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है आज मुझे बाकी के दिनों से ज्यादा इसका मार मार के कुत्ता बनाने का मन कर रहा है। मतलब बोमी की भोली सूरत हॉबिन के लिए ये सोच रही होगी, हॉबिन को तो पता भी नहीं होगा, लेकिन हॉबिन ने यहाँ पे अभी सनग्लासेस पहन रखे होते हैं और बिल्कुल बचकाना लग रहा होता है। इसलिए बोमी झूठी स्माइल के साथ कहती है तुमने ये क्यों पहने हैं। हॉबिन बताता है मेरे 7 लाख सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, मैंने इसलिए पहने हैं ताकि लोग मुझे पहचान न ले, उन्होंने मुझे अगर पहचान लिया तो सब हमें घेर लेंगे और तुम्हें परेशानी होगी। इतने में इन लोगों को साइड से आवाज आती है वो देखो वो ढक्कन तो वायरल हिट वाला है ना जिसने चश्मा पहना है, आखिर ये साला ऐसे ड्रामे क्यों कर रहा है, हमें इसमें कोई दिलचस्पी नहीं। इतने में बोमी खुद इसका चश्मा निकाल देती है और कहती है हॉबिन मैं तुम्हारी आंखें देखना चाहती हूँ, और हॉबिन इतने में ही शर्मा जाता है। लेकिन इसके अगले सीन में हम देखते हैं स्नैपर को जो हॉबिन को कहता है बोमी बस तेरे जज्बातों के साथ खेल रही है, उसे तुझ पे कोई दिलचस्पी नहीं। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है बोमी उसी टाइप की लड़की है जो लड़कों के जज्बातों के साथ खेलती है। हॉबिन बार बार इस बात से इनकार करता है लेकिन स्नैपर उसे कहता है तो तू खुद ही बता वो तुझ जैसे लूजर के साथ अब तक टच में क्यों है, वो बस तेरे साथ खेल रही है पगले, इस बात को समझ। ये सुन के हॉबिन के आंसू आ जाते हैं और वो अब भी यही बोले जा रहा होता है नहीं वो वैसी नहीं है, मेरी वाली अलग है, क्योंकि उसे मैं क्यूट लगता हूँ इसलिए वो मुझसे बात करती है। लेकिन स्नैपर इसे जमीन में गिरा के कहता है चोमू तू क्यूट नहीं है, वो बस तेरे साथ खेल रही है पगले, इसलिए अपनी ख्यालों की दुनिया से बाहर आ और मुझे ये बता कि आखिर हॉबिन अब तक तुझसे टच में क्यों है। तुझे भी अच्छी तरीके से पता है वो तुझे पसंद नहीं करती, इसलिए अभी रुक जा इससे पहले कि तू उसके प्यार में और ज्यादा गिर जाए। यार सिर्फ एक धोखा है, प्यार बस दर्द देता है। ये क्या कि स्नैपर भी रोने लगता है और हॉबिन भी बस रोने ही वाला होता है फूट फूट के। इतने में ही टेहुन यहाँ पे आके कहता है अबे सालो ढक्कनो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। इसके बाद हम प्रेजेंट मोमेंट में आते हैं जहाँ पे हॉबिन शायद यही सब कुछ सोच रहा था, इसलिए बोमी को कहता है वो बोमी एक बात है जो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, आखिर तुम अब भी मेरे साथ टच में क्यों हो, आखिर तुम्हारा इससे क्या मतलब है, मुझे बस जवाब चाहिए, मुझे बताओ आखिर तुम अब तक मेरे साथ टच में क्यों हो। हॉबिन जरा वहाँ उन लड़कियों को देखो, वो एक बहुत ही प्राइवेट नामी मिडिल स्कूल से है। वो टॉपिक को चेंज मत करो, मुझे जवाब दो। तुम्हें पता है पहले मैं भी उसी स्कूल में जाया करती थी। क्या क्या सच में? हाँ, क्या तुम्हें ये बात नहीं पता थी? हाँ मुझे नहीं पता थी क्योंकि तुमने कभी बताया ही नहीं। इसके बाद हॉबिन को याद आता है बोमी ने एक बार पहले हॉबिन को कहा था कि उसने हॉबिन को पहले स्कूल ड्रेस में देखा है, लेकिन हॉबिन को याद नहीं ऐसा कब हुआ, इसलिए उसके मन में डाउट आता है क्या ये दोनों एक दूसरे को पहले कभी मिले हैं। बोमी हॉबिन को कहती है हाँ मैंने तुम्हें बताया नहीं इसलिए शायद तुम्हें पता नहीं, मुझे यही उम्मीद, लगता है सिर्फ मुझे ही पता है इस बारे में।
में, लेकिन मुझे इस बात से बहुत निराशा हो रही है। मतलब यार बोमी और हॉबिन का कुछ तो चक्कर है जो अभी हमें नहीं बताया गया। इतने में ही हम देखते हैं हॉबिन के पीछे रूमी और 244 आ जाते हैं। रूमी हॉबिन को कहती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? हॉबिन कहता है ये काफी फेमस जगह है इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। लेकिन तुम रूमी, क्या तुम स्टूडियो के मालिक के साथ यहाँ पे डेट में आ रही हो? रूमी कहती है अबे अकल के अंधे, हम तो यहाँ पे अपने स्टाफ के लिए कॉफी लेने के लिए आ रखे थे। लेकिन बोमी और तुम्हें देख के लग रहा है डेटिंग तो तुम दोनों कर रहे हो। बोमी इस बात पे शर्मा जाती है और हॉबिन कहता है इस बात के लिए मैं तुम्हारी सैलरी बढ़ा दूंगा। बोमी और हॉबिन अभी एक दूसरे के साथ हंसी मजाक कर रहे होते हैं जो रूमी देख रही होती है। इसलिए रूमी को वो पल याद आता है जो रूमी और हॉबिन ने साथ में बिताए थे और अपने मन में सोच रही थी अगर इसे बोमी के साथ ही इतना प्यार से रहना था तो उसने मेरे साथ इतना प्यार क्यों दिखाया। इसके बाद हॉबिन 244 से पूछता है आप क्या करते हो? आप तो कुछ काम नहीं करते होंगे क्योंकि आपकी अपनी एक बिल्डिंग है। 244 कहता है बात तो सही है, लेकिन जब मैं काम कर रहा था तो मैंने वो बिल्डिंग खुद से बनाई थी, खुद मेहनत करी थी उस पे, और मैं कुछ अलग अलग तरीके के बिजनेस भी करता हूँ और तुम चाहो तो मेरे लिए काम कर सकते हो। हॉबिन इस बात से खुश हो जाता है, लेकिन शायद उसे पता नहीं कि ये काम क्या करता है। बस हमें इसके काम की एक हल्की सी झलक अभी दिखाई जाती है जहाँ पे इसके साथ का फोटोग्राफर अंडरवियर में किसी की वीडियो बना रहा होता है। फिर इसके बाद 244 और रूमी यहाँ से चले जाते हैं क्योंकि रूमी का भी सूट बाकी है। इनके जाते जाते हॉबिन पीछे से चिल्लाता है रूमी एज इज जस्ट अ नंबर, तुम दोनों काफी अच्छे लग रहे हो, मजे करो। रूमी बस यही कहती है शट अप। इसके बाद हम देखते हैं इवनिंग का सीन जहाँ पे 244 रनिंग कर रहा होता है और अपने किसी बंदे से कॉल पे बात करके कहता है हाँ रूमी की फिल्म बनाने की हमने डेट सेट कर दी है, हम वही तरीका अपनाएंगे जो बार बार अपनाते हैं। पर इतने में ही 244 देखता है उसके सामने है वैंगक और ये भी शायद रनिंग करने आया है। 244 अनजान बनते हुए वैंगक को कहता है हे तुम तो हमारे फोटो स्टूडियो से हो है ना, लगता है तुम्हें भी रनिंग करना काफी पसंद है। वैंगक कहता है हाँ, क्या तुम भी हमेशा इसी टाइम पे रनिंग करते हो? हाँ मैं भी इसी टाइम पे रनिंग करता हूँ, पता नहीं आज से पहले मैंने तुम्हें देखा क्यों नहीं, चलो साथ में रनिंग करते हैं। जब ये दोनों साथ में रनिंग करते हैं तो 244 अपने मन में कहता है मुझे पता था वैंगक मुझे पहचान नहीं पाया कि मैं कौन हूँ। इसके बाद 244 वैंगक को कहता है कि स्टूडियो वाले मुझे बोल रहे थे पहले तुम जुवेनाइल प्रिजन में रह के आए हो, लेकिन कोई बात नहीं अगर तुम इसके बारे में बात नहीं करना चाहते। बट वैंगक सीधा जवाब देता है मुझे अपने पास्ट से कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मैंने जो कुछ करा था किसी को बचाने के लिए करा था और मैं आगे भी उन लोगों को बचाता रहूंगा जो मेरे काफी ज्यादा करीब होंगे। 244 इस बात से काफी ज्यादा इम्प्रेस होने की एक्टिंग करता है। बट वैंगक कहता है दरअसल बात यह है मैंने अपनी जिंदगी में पहले भी किसी ऐसे को खोया है जो मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी था, इसलिए मैं हमेशा अपनों की रक्षा करना चाहता हूँ चाहे कुछ भी हो। और हाल ही में मेरी किसी और से भी करीबियां बढ़ने लगी हैं। क्या तू मेरी बात समझ रहा है मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैं तुझे सीधा बोल रहा हूँ अगर तूने रूमी के साथ कुछ भी करने की कोशिश करी तो मैं तुझे खत्म कर दूंगा। 244 ये सुन के 244 की तो कतई फटके 4 हो चुकी होती है, डर से नहीं बल्कि हैरानी से। लेकिन 244 के धप्पा होते ही ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। लेकिन अगली वीडियो में कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी लेके आने की, इसलिए बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि अगली वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बाकी भाई लोग मजे करो, अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।